Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात, इज़राइल का जो रिएक्शन है बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अमेरिका ने सडनली उसको छोड़ दिया और अमेरिका सबके साथ ऐसे ही करता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इज़राइल के साथ ऐसा किया। आपको याद होगा सेटलर्स जो हैं इंग्लैंड से आए थे और 1776 में उन्हीं लोगों ने इंग्लैंड को छोड़ दिया। उन्हीं के चर्च से भाग कर आए थे और चर्च वालों को रिजेक्ट कर दिया, किंग ऑफ इंग्लैंड को रिजेक्ट कर दिया 1776 तक। उसी को बोलते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो 4 जुलाई को आने वाला है। और ये एंग्लो सैक्सन का इतिहास है, सैक्सन का इतिहास है। आपको याद होगा कि कैथोलिक चर्च ने, कैथोलिसिज्म ने हिटलर को बढ़ाया और फिर हिटलर को छोड़ दिया। हिटलर तो उन्हीं का प्रीस्ट था, एक बनना चाहता था प्रीस्ट। ये इतिहास है इनका। ये जूइश को अच्छी तरह मालूम है और फिर भी क्यों डिपेंड करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करी जूइश लॉबीज़ ने जुडियो क्रिश्चियन आइडेंटिटी बनाने की अमेरिका में, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो उन पे ही विश्वास नहीं कर सकते जिनके बस पे उनको बनाया गया था या उनके बस पे वो खेल रहे थे। 1948 में जब इज़राइल बनाया गया तब ब्रिटेन ने बहुत ही मुश्किल से उसको एक छोटा सा क्षेत्र दिया और दोनों साइड उसके पैलेस्टाइन बिठा दिया ताकि वो कभी भी आगे ना बढ़ पाए। जैसे भारत के दोनों साइड उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ताकि भारत हमेशा पिटता रहे। और साथ में एक और क्रेजी आइडिया दिया कि बीच में से हाईवे निकाल दो, दैट विल बी न्यूट्रल जोन। अगर वो होता तो भारत आज तक ग्रो नहीं कर पाता। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही उनका योगदान है कि उन्होंने वो सब जगह खत्म कर दी, अपोज किया। नहीं तो नेहरू तो वो भी दे सकता था उसको, नेहरू, करमचंद गांधी तो वो भी दे, क्योंकि दोनों ब्रिटिश एजेंट थे। तो ये इज़राइल का, मैं बोलता हूं कि ये इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, नॉट एन इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है कि अमेरिका पे रिलाई करे। पिछला युद्ध में आपने देखा था कि किस तरह आयरन डोम के मिसाइल्स को अमेरिका ने रोक दिया था, नहीं दिया था। फिर आपने देखा कि इस बार भी उसके सारे सिस्टम फेल हो गए। अमेरिकन कोई मिसाइल रोक नहीं पाए और सारी मिसाइल्स को पूरे तरह जो इज़राइल में नुकसान हुआ है उसको बताया नहीं गया है। जिस दिन वो रिपोर्ट बाहर आएगी तो आपको समझ में आएगा कि 42 दिन 48 दिन तक लोग शेल्टर्स में रहे हैं। मैं इज़राइल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सत्य है कि जिस पे इज़राइल ने पूरा पैसा लगाया, सरकारें बदल दी या फिर उसने सारे अपने कृत्रिम, उसने अपने खेले दाव पेच, आईपैक बना के, कुछ बना के, मोसाद के थ्रू कुछ सब कुछ फेल हो गया। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो जूज से बहुत चिढ़ता है, वो जूज को यूज़ करता है। जैसे वो पैलेस्टाइन्स को यूज़ करता है अगेंस्ट जूज, उसी तरह वो यूज़ करता है मुसलमानों को अगेंस्ट हिंदूज। ये मकौले की पहली रिपोर्ट में था, मैक्स मुलर की रिपोर्ट में था कि बिल्ली चूहे, मुसलमानों को कंपेयर किया उसने बिल्ली से, हिंदुओं को कंपेयर किया चूहे से, और बोला कि हमेशा बिल्ली जो है चूहे को जब मर्जी खा जाती है। ये रिपोर्ट थी उसकी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर भारत को रोकना है, हिंदुओं को रोकना है, तो इसके दोनों मुसलमानों को फंसा दो और दोनों मुसलमान देश इसको खा जाएंगे। और प्लस अंदर भी मुसलमान रह रहे हैं। और भारतीय सरकारों ने ये स्ट्रेटेजी समझी नहीं 2014 से पहले कि उन्होंने इसको पनपने दिया, जबकि इस्लामिज्म को ईजिली लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के इतने प्रोविजंस होते हैं कि ये लोग बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएंगे। इनके ही देशों में इन्हीं के लोगों को कैसे डिसिप्लिन किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में पब्लिकली लैशेज मारी जाती है। अगर इन पर पूरी तरह शरिया लगा दिया जाए और इनको पब्लिकली लैशेज मारी जाए तो ठीक हो जाएंगे। जहाँ भी लॉ का वो अलग करते हैं, इनकी सारी डिमांड्स बंद हो जाएंगी। जितनी छूट दी जाती है इनको, उतना ये सिर पे चढ़ते हैं। अमेरिका में ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में एक दिन में आके जब लॉ एक्ट करेगा सबको बाहर निकाल के फेंक देंगे वो लोग। ओके, इसलिए लोग अमेरिका में थोड़ी दिनों के लिए चुप रहते हैं, सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसा होने वाला नहीं है अमेरिका में, क्योंकि उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसकी कॉलोनी है, और ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट्स को डिफाइन करता है
एंग्लो सैक्सन चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, इवन तो डेमोक्रेट्स के ऊपर कैथोलिसिज्म का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो उनको लिबरल बोला जाता है। इसीलिए लिबरल मतलब एंटी रिलीजन, ये उनका मतलब होता है। लेकिन फिर भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। और इजराइल को जो सपोर्ट था चर्च ऑफ इंग्लैंड का अगेंस्ट अमेरिका, उसकी वजह से ब्रिटिश इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस ये सब काम करते थे अगेंस्ट ट्रम्प या मोटिवेटिंग अमेरिका फॉर ट्रम्प, उनको युद्ध में सहायता करेंगे। तो ट्रम्प ने इस बार क्या किया, बड़ा चालाकी से जब उसने देखा कि ईरान जो है, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड उसको सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, उसकी शक्ति बढ़ रही है, तो मैं क्यों युद्ध करूं, फंडिंग दोनों साइड से हो रही है, मेरे को तो फंडिंग है नहीं। तो उसने विड्रॉ कर लिया, MOU साइन किया और बाहर चला गया, बोला इजराइल तुम अपने आप को देख लो। ये क्लासिकल स्ट्रेटेजी है और इससे ब्रिटिश सारे प्लान्स बर्बाद होते हैं, क्योंकि अब वेस्ट एशिया पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में आने वाला है। ईरान विल बिकम द दादा ऑफ वेस्ट एशिया। आप देख ही रहे हैं कि बहरीन, कतर और कुवैत और इराक और UAE और ये सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग सीरिया, ये सारी कंट्रीज सपोर्ट कर रही है लेबनान करने किसको, ईरान को। और एक तरीके से ईरान हैज़ बिकम द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और मुझे लगता है गर्व काउंसिल जब भी रिवाइज होगी, ईरान विल कॉल द शॉट्स, क्योंकि उसने सबको हरा दिया है, उसने दिखा दिया कि अमेरिका को भी वो हरा के दिखा सकता है, दिखा दिया। इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इजराइल की पूरी शक्ति थी अमेरिका। जब अमेरिका वहाँ से भाग रहा है, इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा अगर कोई नेक्स्ट युद्ध होता है। और इजराइल का कोई दोस्त नहीं है, न इजिप्ट दोस्त है, न इथियोपिया दोस्त है, न सीरिया दोस्त है, न लेबनान दोस्त है, न जॉर्डन दोस्त है, न इराक दोस्त है, न ईरान दोस्त है, न कुवैत दोस्त है, न UAE दोस्त है, न पाकिस्तान दोस्त है, न बहरीन, न कुवैत, न सऊदी अरेबिया, कोई भी उसका दोस्त नहीं है। तो अमेरिकन विड्रॉल से इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये MOU साइन हो गया, अगर ये चलता है। मतलब कि अब इजराइल बोलेगा कि या तो वो अमेरिका, अब उसको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल उठ गया है। और स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसके 2-3 ऑप्शन ही है उसके पास। एक ऑप्शन है कि वापस अमेरिकन पॉलिटिक्स में कुछ किया जाए ऐसा जिससे वो मिड टर्म हार जाए। ओके, ये प्रूव किया जाए कि ये एंटी इजराइल है और शायद एंटी इजराइल होने पे हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा, बिकॉज सारे चर्च इजराइल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च। उसको फ़ायदा मिलेगा डेमोक्रेट से, तो डेमोक्रेट्स जो है उसको सपोर्ट करने वाले हैं बिकॉज दे विल गो अगेंस्ट ट्रम्प कि उसने इजराइल को अबैंडन कर दिया। आपने ऑलरेडी देखा, टकर कार्लसन ने सीधा बोला कि अब इस बार ट्रम्प जो है हार के आया है ईरान से, और इसकी बात को उछाला जाएगा इलेक्शंस में। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ट्रम्प विल डू ए गुड शोइंग इन द मिड टर्म। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें चर्चेज की पॉलिटिक्स है, तो चर्च मुझे लगता है कि ट्रम्प को सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि ट्रम्प, ऐसा लगता है क्योंकि हमको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, आई एम जस्ट डूइंग बेस्ड ऑन माई बुक गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, क्योंकि मुझे वहाँ पे वही इतिहास दिखाई दिया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड इज़ द पावर कंट्रोलर इन अमेरिका। वो कॉलोनी है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की कॉलोनी है, मोनार्की की कॉलोनी है, किंग चार्ल्स की कॉलोनी है, जो भी मोनार्क है ब्रिटेन का, और उसके अधीन बहुत सारे वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग कोई सामने से आके खोलने वाले हैं। उन लोगों ने CI में भी सेंध डाली हुई है, तो हाफ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हाफ एंटी जूइश हैं, ऐसे करके काम चलता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना उसको, जबकि आप चर्च का इतिहास नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। मेरी बुक देख सकते हैं आप उसमें। तो अब जो इजराइल के पास 2-3 ऑप्शंस बचे हैं, एक तो है कि वो वापस ब्रिटेन के साथ मिल के वापस US मिलिट्री को कन्विंस करे कुछ और आइडिया से युद्ध शुरू करने के लिए, या दूसरा है कि वो स्वयं ही हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करा दे सबोटाज कर कर। तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर करे वापस। वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए इस समय, क्योंकि इसकी सारी पोल खुल चुकी है। टिकटॉक ने जो काम किया है इजराइल के विरुद्ध, वो कोई और ऐप नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं पावर, इंफॉर्मेशन पावर। तो अब इजराइल के पास ये 3 ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन ये है कि भारत के साथ दोस्ती करे। भारत और UAE का पैक्ट है, भारत और इजराइल का भी पैक्ट हो, लेकिन इसमें भारत को बहुत नुकसान होगा, बिकॉज भारत के लिए तेल खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भारत के भी हाथ बंधे हुए हैं, कुछ ही हद तक हेल्प कर सकता है, बाकी हेल्प नहीं कर सकता।
भारत हेल्प कर सकता है कि बराक 8 को जॉइंट प्रोडक्शन में करके उसको सिक्योरिटी लगाया जाए, और जितनी भी मिसाइल्स हैं जो $8 बिलियन की डील साइन की थी भारत ने, भारत में बने, ताकि उसको एम्यूनिशन की कभी कमी ना पड़े। दिस इज द हेल्प इंडिया कैन गिव, और कुछ हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को बाकी सब देशों से अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं फॉर ऑयल पर्पजेज ओनली। अनलेस भारत की स्ट्रेटेजी चेंज होती है एंड इट सेट्स अप ए मिलिट्री आउटपोस्ट इन बहरेन फॉर सिक्योरिंग इंडियाज ऑयल, तब गेम पूरा चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में भारत शायद मूव कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब भारत को अपनी इकॉनमी बचाने के लिए फॉरेन इंटरवेंशन मिलिट्री के थ्रू भारत को करना पड़ेगा। भारत विल बी फोर्स्ड इवेंचुअली। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, या तो तुम धर्म का पालन करो नियोश्यसी, नहीं तो तुम्हें धर्म प्रकृति फोर्स कर देगी। जो भारत नहीं करना चाहता था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, भारत विल हैव टू गेट एंगेज इन द एरा ऑफ वॉर। ये कलयुग है, क्योंकि आप जिस चीज़ से बचेंगे तो भगवान की प्रकृति आपको फोर्स कर देगी, जब तक आप अपने ओरिजिनल नेचर पे नहीं आ जाते। ओरिजिनल नेचर भारत का क्या है? कॉन्कर। भारत एक कॉन्कर था, बीच में दबा के रखा गया, फिर भी वो भगवान की दया से, संत तुलसीदास जी की मदद से और भी हमारे परंपराओं की मदद से भारत यहाँ तक पहुँच गया। हमने वापस वहाँ पे राम मंदिर बना दिया, और भी बाकी जगह हम बनाने वाले सब जगह। अब आगे भारत की जो नीति है वो प्रकृति डिसाइड करेगी। ये भारत बुद्ध का देश नहीं है, भारत जो है राम कृष्ण का देश है, भारत क्षत्रियों वंशों का देश है। वीर भोग्य वसुंधरा, तो वसुंधरा वीर भारत की नेचुरल देन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत, लगता है इसलिए बोल रहा हूँ कि पता हम लोग को है नहीं भविष्य के बारे में, हम तो अपना आज का ही समय जान सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत विल बी फोर्स्ड टू एक्सपैंड इट्स मिलिट्री आउटरीच इन दिस एरिया टू कंट्रोल ऑयल, टू प्रोटेक्ट ऑयल, और भारत विल बी फोर्स्ड टू टेक पीओके इस समय और जिलजिल बाल्टिस्तान टू कंट्रोल ऑयल फ्रॉम सेंट्रल एशिया पाइपलाइन थ्रू कैस्पियन सी, थ्रू कैस्पियन पाइपलाइन, सीपीआर, कैस्पियन ऑयल पाइपलाइन। और प्लस भारत विल बी फोर्स्ड टू de-recognize Henry McMahon line to protect its interests in Central Asia। ये मुझे तीन चीज़ें लगती हैं फोर्स्ड। क्या होगा, कैसे क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन आउटकम तो ये दिख रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। और दूसरा, भारत ने नेवी के थ्रू रेड सी और मलाक्का स्ट्रेट, इन सबकी सिक्योरिटी भारत को करनी पड़ेगी एट द सोर्स। तो भारत के रिश्ते इजिप्ट के साथ अच्छे हैं, लेकिन इजिप्ट के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे नहीं है, समझ रहे हैं आप। और यूरोपियंस आर आर्मिंग इजिप्ट, अमेरिकन आर आर्मिंग इजिप्ट, अमेरिकन आर आर्मिंग इजराइल ऑल्सो, वर आर्मिंग इजराइल ऑल्सो। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनने वाली है, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द इजराइल। उसका मुख्य कारण है ओवर डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री, और वो कंट्री कभी भी बदल सकती है, थाली के बैंगन की जैसी है। अमेरिका का पॉलिसी आपको मालूम ही है कैसी चलती हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ कैसी चलती हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो ना उस भारत ट्रस्ट कर सकता है, ना उसमें इजराइल ट्रस्ट कर सकता है, ना उसमें कोई और देश ट्रस्ट कर सकता है। और एक तरीके की एक हार है इजराइल की, कि इजराइल ने एक्सेसिव वायलेंस ब्रिंग्स हेट्रेड। वायलेंस ज़रूरी है, एक्सेसिव वायलेंस इज़ नॉट ज़रूरी। और इजराइल का प्लान बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वेस्ट एशिया, जो उसका वेस्ट बैंक है और गाजा है, दोनों पे पूरी तरीके से कंट्रोल करें। जैसे भारत को भी पाकिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरा। अमेरिका को उसमें दोस्ती का जो गेम खेल रहे हैं वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट बातें करता हूँ, नहीं चलने वाला। बांग्लादेश को हेल्प करना, फिर वहाँ पे हिंदुओं को इग्नोर करना, नहीं चलने वाला। बांग्लादेश तब तक ही भारत फ्रेंडली है जब तक वो हिंदू राष्ट्र है, तो उसको हिंदू वहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे भारत को। ये भारत इज फोर्स टू डू दिस। और पाकिस्तान भी तब तक ही भारत के लिए रेलेवेंस है जब तक वहाँ पे हिंदू लोग रहेंगे। तो भारत विल हैव टू चेंज द फॉरेन पॉलिसी कि अगर हिंदू खतरे में आया तो हम आक्रमण करेंगे। हर किसी को भारत नहीं बुला सकते, हिंदू तो पूरा विश्व में व्याप्त है, हर किसी को भारत तो नहीं बुलाएंगे आप। तो इसलिए भारत विल बी फोर्स टू टेक एक्शन विद इन बांग्लादेश, भारत विल बी फोर्स टू टेक एक्शन इन पाकिस्तान। कोई और चारा नहीं है। जैसे इजराइल के पास कोई चारा नहीं बचा, भारत के पास ही नहीं बचा। और भारत को अपनी दोस्ती ट्रांजैक्शन और ज़्यादा करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ, ऑलरेडी है, लेकिन और करनी पड़ेगी, सो दैट अमेरिका को ये लगना चाहिए कि भारत हमारे साथ नहीं है। तब जब ऐसा उसको लगेगा तब वो भारत के पास आने की कोशिश करेगा।
तो भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो उसको फोर्स करने वाली है। इजराइल के पास ये सब कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने एक्सेसिव वायलेंस दिखाकर, आपके पास मैन पावर तो है नहीं, लड़ सकते नहीं है, 18 साल के लोग आपके मेजर बन जाते हैं, 19 साल के लोग, 20 साल के लोग कहाँ लड़ेंगे? आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, बेचारे मर जाते हैं फिर। तो फ्यूचर जनरेशन खराब हो रही है। और महिलाओं को आप डाल नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ऑल कॉम्बैट ऑपरेशन नहीं डाल सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इसराइल के लिए प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और जो इस तरह इसराइल इनवाइट कर रहा है कि लोग आए सेटलमेंट्स में बैठें, सेटलमेंट वाला कल्चर नहीं चलने वाला इसराइल के लिए। इट विल बी बैकफायर लाइक एनीथिंग। तो ग्रेटर इसराइल प्लान जो है, जो उनका था, जिस पे नेतन्याहू काम कर रहे हैं, वो अब दूसरी तरीके से होगा। वो होगा आईमैक कॉरिडोर के थ्रू। और आईमैक कॉरिडोर में जो लोग कंट्रोल करने वाले हैं वो सारे अरेबिक स्टेट्स कंट्रोल करने वाले हैं, और उसमें इसराइल अकेला पड़ सकता है। तो भारत के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम बना दिया इसराइल ने। तो भारत हर चीज़ को कंडोन भी नहीं कर सकता, हर चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इसराइल का जो हार है, वो जो ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर और मान नहीं रहे हैं, आई थिंक इसराइल विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अमेरिकन प्रपोजल्स। फोर्स्ड, अभी उनका कोई चारा नहीं। दिस इज द लास्ट ऑप्शन दे हैड फॉर द टाइम बिंग। और फिर बाद में इस कॉन्फ्लिक्ट को नए रूप में लेके आएंगे आफ्टर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स। 4-5 साल लगेगा उनको डेवलप करने के लिए, नई कैपेबिलिटीज लाने के लिए और अपने नेटवर्क को वापस स्थापित करने के लिए, क्योंकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स आर रियल थ्रेट फॉर देम एंड दे कैन नॉट स्टॉप इट, नोबडी कैन स्टॉप इट। तो इसलिए अब और भी मुश्किल इनके लिए बढ़ने वाली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। मतलब कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जा सकती है। अमेरिका में इजरायली सपोर्ट या नॉन सपोर्ट की वजह से ट्रंप को थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट ट्रंप इज गोइंग टू विन, मेरे को ऐसा लगता है। मे बी टोटली रॉन्ग। मिड टर्म में रिपब्लिकन अच्छा शोइंग दिखा सकते हैं और आपको ऑल राउंड आपको दिख सकता है, क्योंकि जो जिस तरह का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं अमेरिका में, वो इकोनॉमिक डाउनटर्न, उसका पूरा जो रोड मैप है इज गोइंग टू बर्स्ट इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। तो बहुत सारा प्रिपरेशन चल रहा है। डीडॉलराइजेशन का प्लान पूरी तरीके से चल रहा है। अमेरिकन ही प्लान नहीं है, किसी और ने नहीं बनाया है बाय द वे। और डेट को रिड्यूस करने का प्लान चल रहा है पूरी तरीके से। और जितनी भी सारी पॉन्जी स्कीम से सारी फेल हो चुकी हैं। और अभी भी डॉलर चल रहा है। इनफैक्ट उसका रिजर्व करेंसी स्टेटस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 1% बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फिर भी अभी वो सडन डिक्लाइन होने वाला है, सडन डिक्लाइन। देखते हैं क्या होता है आगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमको सपोर्ट करिए और हमारे मेंबर्स बनिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेनिफिट के लिए गुरुकुल में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।